मैं यूक्रेन में औरतों के कपड़े सिलाई करती थी। एक दिन एक आदमी आया और कहने लगा, मेरी पत्नी बहुत मोटी है, तुम्हें मेरे घर चलकर उसका नाप लेना होगा। उस आदमी ने मुंह मांगी रकम की ऑफर की। भारी रकम देखकर मैं भी तैयार हो गई और उस आदमी की पत्नी का नाप लेने चल पड़ी। लेकिन नाप लेते वक्त मेरे होश उड़ गए। उस औरत की तो पिछले 5 महीनों से एक यूक्रेनी आदमी मेरे घर आ रहा था और कह रहा था कि मैं उनकी पत्नी का एक ऐसा सूट सिलाई करूं जिसे पहनकर वो खूबसूरत लगे। लेकिन मैं उस औरत का सूट सिलाई करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था मैं खौफ से सो भी नहीं पाई थी और ना उस औरत को अपने दिमाग से निकाल पाई थी। लेकिन वो आदमी हर हफ्ते लगातार आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं पिछले 1 साल से यूक्रेन में रह रही थी। यूक्रेन में रहकर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल था। यहाँ मैं सिलाई कढ़ाई करके अपना घर चलाती थी। कमाने वाला कोई भी नहीं था। वो आदमी बहुत अमीर आदमी था, मगर सोचने वाली बात ये थी कि यहाँ मुझसे ज्यादा तजुर्बाकार और भी लोग थे जो कमाल के कपड़े सिलाई करते थे। फिर न जाने क्यों वो आदमी मेरे पीछे पड़ गया और ऐसा आज से 5 महीने पहले शुरू हुआ था। मेरे पास काम ज्यादा नहीं था। मैं सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करती रहती थी, लेकिन मुश्किल से हफ्ते में 1-2 बार ही काम मिलता, जिससे घर का किराया निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। यहाँ यूक्रेन भी मुझे धोखे से लाया गया था। मैं शादी के बाद अपने पति के साथ खुशी खुशी यहाँ आई थी, लेकिन फिर पति 10 दिन बाद ही मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया। मेरे लिए वो दिन जैसे कयामत के दिन थे, जब मैं 7 समंदर पार दिन रात अपने पति को ढूंढती फिर रही थी। मेरा पति खाना लेने का कहकर गया था, पर दोबारा लौट कर नहीं आया। मैं भूखी प्यासी पूरा दिन अपने पति का इंतजार करती रही। मेरे पास मोबाइल था और ना ही मेरे पास पासपोर्ट था। दुख तो इस बात का था कि पति कोई अनजान नहीं था, बल्कि मेरे बाबा के दोस्त का बेटा हमारा पड़ोसी ही था। मेरे माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद सुधीर अंकल ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी परवरिश भी की थी। सुधीर अंकल मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी भी मुझसे ही कर दी। मेरा पति शादी से पहले यूक्रेन में ही रहता था, वहां पढ़ने के लिए गया था और फिर जॉब भी वहीं करने लगा। सुधीर अंकल ने बड़ी मुश्किल से उसे हिंदुस्तान बुलाया था। सुधीर अंकल के पास काफी दौलत थी। अंकल ने अपने बेटे से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। मैं किसी गांव की गंवार को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ये सारी बातें मैंने छुपकर सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिल चाहा मैं इस घर से कहीं दूर चली जाऊं। ना मैं हूंगी, ना सुधीर अंकल अपने बेटे को मजबूर करेंगे, पर मेरा और कोई सहारा भी नहीं था। मुझे यहीं रहना था और सुधीर अंकल के हर फैसले के सामने सर भी झुकाना था। दूसरों के सामने खुद को जलील होते देखना बहुत मुश्किल काम होता है, पर मैं सुधीर अंकल को इनकार करके उन्हें दुखी नहीं कर सकती थी। फिर सुधीर अंकल ने जाने अपने बेटे को कैसे समझाया कि वो मुझसे शादी को मान गया। मुझे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई देती थी। कहीं भी उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। उसके सामने होते मेरा दिल करता था कि मैं उसकी नजरों से दूर हो जाऊं, पर मेरे बस में कुछ भी नहीं था। मैं बस खामोशी से आंसू बहा लेती थी। शादी से 1 दिन पहले मैं हिम्मत करके सुधीर अंकल के कमरे में चली गई थी। सुधीर अंकल मुझे देखकर हैरान हुए और पूछने लगे कि सब ठीक तो है बेटी। तब मैंने सुधीर अंकल से कहा कि आप अपने बेटे पर जुल्म न करें, आप मुझे जबरदस्ती उनके साथ मत बांधे। पर अंकल ने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि शादी तो उसे तुमसे ही करनी पड़ेगी, वरना हर चीज से वो हाथ धो बैठेगा। और तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा पक्का इंतजाम किया हुआ है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। सुधीर अंकल की बात सुनकर मैं सर झुकाए वापस चली आई। मैं उनसे बहस नहीं कर सकती थी, बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती थी और मैं हमेशा एक नेक जीवन साथी को मांगती थी। अगले दिन शादी थी। मैं दुल्हन बनी खूबसूरत लग रही थी। शादी अच्छे से हुई और मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ खूबसूरत था। मेरा दिल जाने क्यों डर रहा था और लग रहा था कि कहीं पति मुझे दुत्कार न दे। लेकिन फिर जो हुआ मैं हैरान रह गई। वो कमरे में आया और मुझे देखकर हैरान सा हुआ। शायद वो भी मेरी खूबसूरती से दंग रह गया था। अगले ही पल वो मेरे पास बैठ चुका था। उसने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरी जिंदगी में जैसे खुशियां लौट आई। मैं जैसे जिंदा हो गई। मेरे पति ने मुझे स्वीकार कर लिया था। उसकी दी गई मोहब्बत ने मुझे खास बना दिया था। अगली सुबह मेरे चेहरे पर फैली खुशी ने सुधीर अंकल को संतुष्ट कर दिया और सब अच्छा होने लगा। पति ने यूक्रेन वापस जाना था। सुधीर अंकल ने उसे जाने से मना कर दिया। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब पति ने मुझे भी साथ ले जाने का कहा। सुधीर अंकल मुझे दूर नहीं भेजना चाहते थे।
पर मेरा पति जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता, उसे साथ लेकर जाऊंगा। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगी थी। और फिर आखिरकार सुधीर अंकल को मानना ही पड़ा और शादी के 3 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ यूक्रेन आ गई। यहाँ पति ने मुझे एक छोटे से घर में रखा था। मैं हैरान होती थी कि पति इतने आम से घर में रह रहा था। यहाँ आकर वो बिजी हो गया। वो सुबह जाता और रात को वापस आता। वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करता था। जाने क्यों वो मुझे बदला बदला सा लगने लगा था। 10 दिन मैंने यहाँ बहुत मुश्किल से गुजारे थे। उसने अभी तक मुझे फोन भी नहीं दिलाया था। और फिर 10 दिन बाद रविवार के दिन वो नाश्ता लेने गया और वापस पलट कर ना आया। सुबह से शाम हो गई, मैं परेशान घूमती रही। मेरी निगाहें उसके इंतजार में लगी रही, पर वो ना आया। ना मुझे उस शहर का पता था, ना गली का। मैं तो पिछले 10 दिनों से बाहर भी नहीं निकली थी। मैंने सामान देखा तो कुछ पैसे पड़े थे पास में, पर मेरा पासपोर्ट गायब था। मैं बैठकर रोने लगी। मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। मुझे पहले अंदेशे सताते रहे कि कहीं मेरे पति के साथ कोई हादसा ना हो गया हो, पर जब पति का सामान भी गायब देखा तो दिल कट कर रह गया। क्या मैं इस काबिल थी कि मुझे यहाँ परदेश में लाकर ऐसे छोड़ दिया जाए यूं अकेले? हे ईश्वर, मैं उस दिन दहाड़े मार मार कर रोई। बहुत सारे आंसू जमा थे जो सुधीर अंकल के घर में कभी बाहर ना आ सके थे। मैं जान गई थी कि पति अब वापस नहीं आएगा, पर मैं भला क्या कर सकती थी? घर में इतना खाने का सामान भी नहीं था। ये तो भला हो साथ वाले घर का, जिनके बच्चे का फुटबॉल इस घर के आंगन में गिर गया था जहां मैं रह रही थी। और उस दिन शायद मैं भूख से ही मर जाती अगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ फुटबॉल उठाने ना आता। ये लोग बांग्लादेश से थे। मैंने मुश्किल से उन्हें अपनी कहानी समझाई। वो औरत मेरे लिए खाना लाई, उसने मेरा ख्याल रखा। भूखे रहने की वजह से मैं बीमार पड़ गई थी। शायद इसी घर में गुमनाम मौत मर जाती अगर ये लोग ना होते। फिर उसी फैमिली ने मुझे यहाँ रहने में मदद की। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सा काम अच्छा आता है, तो मैंने बताया कि मुझे सिलाई कढ़ाई का शौक है। बस फिर उसने मुझे एक छोटी सी दुकान खोल दी जहां मैं कपड़े सिलाई करने लगी। काम बहुत कम था, मुश्किल से गुजारा होता था। मालिक मकान किराया मांगने आ जाता था। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं था, पर यहाँ रहना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर एक दिन एक आदमी मेरी दुकान पर आया, कहने लगा मेरी पत्नी का नाप लेना है, उसका एक महंगा सूट सिलाई करना है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं वैसे तो किसी के घर नहीं जाती थी, लोग अपना काम करवाने मेरे पास ही आते थे, पर उस आदमी ने मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का कहा। मैं सोच में पड़ गई कि ये आदमी मुझे ज्यादा पैसे क्यों देगा। मैंने उस आदमी को इंतजार करने को कहा और फौरन अपनी पड़ोसन के पास गई जो अब मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। मैंने उसे उस आदमी का बताया कि वो मुझे अपने घर चलने को कह रहा है। मेरी पड़ोसन ने कहा कि यह आदमी तो पूरे शहर में सबसे अमीर आदमी है, इसका काफी बड़ा बिजनेस है, सब इसे जानते हैं, तुम इनकार मत करो, चली जाओ, उसकी पत्नी का नाप ही तो लेना है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और उस आदमी के साथ उसके घर आ गई। उस आदमी का घर बड़ा आलीशान था, यानी वो बहुत अमीर था, पर जैसे ही मैंने उसकी पत्नी को देखा तो मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उस आदमी ने कहा था कि उसकी पत्नी मोटी है, पर उसकी पत्नी इतनी मोटी होगी ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके जिस्म से मांस लटक रहा था और उसका चेहरा इस कदर भयानक था कि मेरी खौफ से चीखें निकल पड़ी। शायद उसका चेहरा जला हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी थी। मैं डर कर घबरा कर वहीं से वापस भाग गई और उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे हैरत हो रही थी। वो आदमी खुद तो बहुत अच्छी शक्ल का मालिक था और अमीर भी बहुत था, फिर उसने ऐसी पत्नी क्यों रखी हुई थी? क्या वो अपनी पत्नी से मोहब्बत करता था या फिर उसकी भी मेरे पति की तरह कोई मजबूरी थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। पूरा हफ्ता लगा मुझे उस औरत को अपने दिमाग से निकालने में, पर फिर रविवार वाले दिन वो आदमी फिर से आ गया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसका यही कहना था कि आकर मेरी पत्नी का नाप ले लो, वो तुमसे अपने कपड़े सिलाई करवाना चाहती है। मैंने उस आदमी को साफ साफ इनकार कर दिया, पर वो हर हफ्ते आने लगा और मिन्नतें करने लगा। मुझे समझ नहीं आता था कि वो मेरे पास ही क्यों आता है। उस आदमी ने कहा कि तुम हर हफ्ते मेरी पत्नी का एक सूट सिलाई करना और मैं तुम्हें उसके बहुत पैसे दूंगा। तुम बस मेरी पत्नी के ही कपड़े सिलाई करोगी और उससे ही तुम मालामाल हो जाओगी। उसकी बातें मेरे लिए फायदेमंद थी। थक हार कर मैंने उसकी बात मानने का सोच लिया। वैसे भी मेरे पास काम की कमी थी, महीना खत्म होने वाला था, मैंने घर का किराया भी देना था। खैर मैं दिल पर पत्थर रखकर दोबारा उसके साथ उसके घर चली गई। उसकी पत्नी को देखकर मेरा दिल डर से कांपने लगा। जाने वो ऐसी क्यों थी? उसकी सारी चमड़ी जली हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसका नापा लिया। उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी।
ये सोचकर मेरा दिमाग घूम गया कि ये आदमी ऐसी औरत के साथ कैसे रहता है। नाप लेने के बाद मैं उसके घर से तेजी से पलट आई। मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकी। जैसा सूट उस आदमी ने सिलाई करने को कहा था, उसे बनाने में मुझे पूरा 1 हफ्ता लगा। हफ्ते की शाम को वो आदमी सूट लेने आ गया। उसने मुझे एक सूट के इतने पैसे दिए कि मैं हैरान रह गई। उसने मुझे दूसरा सूट सिलाई करने का कहा और ये भी कहा कि दोबारा नाप ले लो। उस बार मैं खुशी खुशी चली गई क्योंकि वो आदमी मुझे अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इस बार भी मैं नाप लेकर वापस आ गई और सूट सिलाई कर दिया। इस बार उसने मुझे डबल पैसे दिए। यूं ही उसके साथ काम करते हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। अब मैं काफी संतुष्ट थी। अब मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती थी। हाँ, अलबत्ता कभी कभी अपने पति का ख्याल आ जाता था और घर तो मुझे हमेशा ही याद आता था। मैं हिंदुस्तान वापस जाना चाहती थी पर मेरे पास कोई जरिया नहीं था। यहाँ मैं डर से बाहर नहीं निकलती थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ कर ना ले जाए, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारा दिन बैठकर कपड़े सिलाई करती और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उस आदमी की पत्नी का नाप लेने गई। मुझे हैरत होती थी वो आदमी मुझे हर सूट के लिए नया नाप लेने का क्यों कहता था। पर उस दिन मेरे होश उड़ गए जब नाप लेते वक्त मेरी नजर उसकी पत्नी की गर्दन पर पड़ी और कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं उसकी पत्नी से पूछना चाहती थी पर वो कभी मुझसे बात नहीं करती थी। उसकी गर्दन पर कुछ मांस जला हुआ था जबकि बाकी गर्दन ठीक थी और वो जला हुआ मांस थोड़ा खड़ा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। उससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती वो मेरी तरफ पलटी और एक चिट मेरे हाथ में पकड़ा दी। वो बहुत डरी और घबराई हुई थी। तभी वो आदमी अंदर आ गया। पहले पहल वो नाप लेते वक्त जमकर वहीं खड़ा रहता था पर शायद अब वो मुझ पर एतबार करने लगा था, इसलिए कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। उस वक्त मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था, यूं जैसे मैंने कोई चोरी की हो। मैं नाप लेकर तेजी से वापस आ गई। वापस आकर मैंने जब चिट को खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उस पर एक नंबर लिखा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किसका नंबर था और उसकी पत्नी ने मुझे क्यों दिया था। मैं काफी देर सोच विचार करती रही और फिर पड़ोसन के घर चली गई। वहां जाकर मैंने उससे फोन लिया और वो नंबर मिला दिया। किसी मर्द ने फोन उठाया था। मैंने डरकर फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने वापस फोन किया। इस बार मैंने उठाया तो कोई अजनबी था जो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए और जब मैं बाहर निकली तो बाहर वाकई वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। उसने मुझे देखते ही कहा कि जरूरी बात करनी है, अंदर चलो। मैं उसे लेकर घर के अंदर चली गई। फिर उसने जो कहानी सुनाई मैं हैरान रह गई थी। वो एक एजेंट था जो किसी मिशन पर था और वो मिशन उस यूक्रेनी आदमी के खिलाफ था। मैं हैरान थी कि वो आदमी तो बहुत अच्छा इंसान था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर असल बात तो कुछ और ही थी। वो आदमी लड़कियों के जरिए स्मगलिंग करता था। जिस लड़की को अपनी पत्नी जाहिर करता था वो उसकी पत्नी नहीं होती थी, बल्कि वो लड़कियों को नकली मांस से मोटा बनाता था ताकि अंदर वो स्मगलिंग का सामान डाल सके। और चेहरे पर जला हुआ मास्क होता था जो बिल्कुल असली लगता था। हर बार अलग अलग लड़की होती थी पर वो इस तरह उन्हें तैयार करता था कि पहचानना मुश्किल था और उनके जरिए वो आदमी लोगों के जिस्मों के अलग अलग हिस्सों को स्मगलिंग करता था। वो लड़की जिसने मुझे नंबर दिया था वो भी एजेंट थी जो मुश्किल से वहां तक पहुंची थी। उस एजेंट ने मुझे कहा कि तुम उस आदमी को पकड़ने में हमारी मदद करो। तुम्हें बस ये करना है कि इस बार नाप लेने जाओ तो उस लड़की को तुम्हें फोन देना होगा। मैं ये सुनकर डर गई। पहले मैंने इनकार करना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि उस हैवान को पकड़ने में हमारी मदद करो वरना वो ये घिनौना काम जारी रखेगा। वो एजेंट मुझसे इसलिए मदद मांग रहा था क्योंकि उस आदमी के घर तक सिर्फ मैं ही उसे पहुंचा सकती थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगी और फिर उसने मेरी शर्त मान ली। मैं अगली बार नाप लेने गई तो छुपाकर फोन ले गई और वो फोन उस लड़की के हवाले कर दिया जिसका मैं नाप ले रही थी। ये सब मैंने बड़ी सफाई से किया था। इस काम के बाद उस एजेंट ने शर्त के मुताबिक मुझे हिंदुस्तान भिजवा दिया। सुनने में आया था कि वो आदमी पकड़ा गया। सुधीर अंकल बीमार हो चुके थे। उन्हें मेरे पति ने मेरे मरने की खबर दी थी। हालांकि मैं जिंदा थी। मुझे देखकर सुधीर अंकल रो पड़े और फिर वो सारी जायदाद मेरे नाम कर दी जो उन्हें अपने बेटे के नाम करनी थी। मेरे पति को जब ये खबर मिली तो वो वापस आ गया। अब यहाँ की मालिक मैं थी। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और बहाने बनाने लगा, पर ऐसे आदमी पर मैं दोबारा विश्वास नहीं कर सकती थी। मैंने उससे तलाक ले ली और वो खाली हाथ रह गया। क्यों दोस्तों, सही किया ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए
अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।